ये मेरा हाइपोटेनस, ये मेरा है बेस और ये मेरा है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है? AO की लेंथ क्या है? R, यानी कि R स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? भैया एक बात बताओ आप यहाँ पे कि आपने 21 को पॉजिटिव में रखा, 20 को माइनस में रखा, क्यों? आप 21 को नेगेटिव में क्यों नहीं रख पाए? या फिर आप 20 को पॉजिटिव में क्यों नहीं रखे? तो देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अक्षय के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ले गैंग, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ द मोस्ट प्रीमियम बैच फॉर क्लास 10th कॉम्पिटेंसी 101, जिसमें कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यार चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस को सॉल्व, वो भी प्रॉपर सोल्यूशन के साथ। तो भाई हम लोग पहुंच चुके अपने चौथे यूनिट पे, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबका फेवरेट चैप्टर है, आई होप। ऑब्वियसली मेरा भी सबसे फेवरेट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो चलो यार इसके ऊपर थोड़ी चर्चा की जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस टाइपोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहला डाउट तो यही है सबका। तो मैं बताता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखो इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जिस फॉर्म में लिखते हैं वो फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। और यहाँ पे जो a है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, और ये जो केस है ये कंपलसरी है, बिकॉज अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो x² यहाँ से गायब हो जाएगा। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी इक्वेशन बनती है उसमें जो x की मैक्सिमम डिग्री होती है वो होती है 2, और x की जो मैक्सिमम डिग्री 2 से क्या मतलब है कि यहाँ पे x के या फिर इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन बनेंगे। सोल्यूशन क्या होता है भैया? सॉल्यूशन वो एलिमेंट होते हैं या फिर वो वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वैल्यू पुट करने पे इक्वेशन पे हम लोगों को 0 या फिर उस इक्वेशन की वैल्यू 0 मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसको सॉल्व करने पे, लेट सपोज मेरे को अगर एक अल्फा मिल रहा है और एक बीटा मिल रहा है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर मैं x की जगह रखता हूँ तो ये इक्वेशन मेरा 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो बात हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो मैं यार इस पूरे चैप्टर में हम लोग दो चीज़ों पे बात करने वाले हैं। पहला वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है वो है नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में यार हम लोग क्या बताने वाले हैं, वही सिंपल अल्फा और बीटा की वैल्यू बताना है, और या फिर मैं कह सकता हूँ कि किसी भी इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने हैं। और जीरोस फाइंड करने के लिए भी हम लोगों के पास दो तरीके हैं। एक तो मैं यूज़ कर सकता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मैं यूज़ कर सकता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब भैया यार ये फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? तो बेसिकली यार फैक्टराइजेशन में हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करने के बाद जो वैल्यूज़ आती हैं उसको कॉमन निकाल लेते हैं लेफ्ट राइट, और फिर उसके बाद सिंपल x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ रखे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है q इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ पे a b c जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये जो पूरा इक्वेशन है, इसी इक्वेशन पे हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में चर्चा करना है। तो आई होप यार ये जो बेसिक चीज़ें थी इसको मैंने समझा दिया तुम लोगों को। अब इसी सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों को फाइनल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमारे सामने इस पूरे सीरीज़ का 19th क्वेश्चन और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन रीड करो। द सम ऑफ नंबर z एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4, ठीक है। द सम ऑफ नंबर z एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4। भैया ये रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल यानी कि अगर मेरे सामने कोई नंबर x है तो इसका रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा। सिंपल फ्रैक्शन लगा के उसको तुम उल्टा कर दो। लाइक अगर मेरे पास 3 है, इसका रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे z है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/z हो जाएगा, समझ गए। तो अब यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ दीज करेक्टली रिप्रेजेंटेड द अबव स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और हम लोगों को बताना है कि ऑप्शन A, B, C या D में से कौन सा इक्वेशन ये ऊपर वाले स्टेटमेंट के बराबर है। कैसे सॉल्व होगा? इजी है यार। क्वेश्चन नहीं कह दिया है कि यहाँ पे जो z है, z इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/z, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? z प्लस रेसिप्रोकल ऑफ z इज इक्वल टू 4 है। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। एलसीएम फाइंड कर लो, क्या आ जाएगा?
जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 4, और यहाँ से सिंपल जो मेरा इक्वेशन बन के आएगा वो रहेगा जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4z। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ये समझना भी कितना आसान था यार, बस तुम लोगों को क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे हम लोगों को बस यही चीज़ बताना था कि z और उसका रेसिप्रोकल का सम 4 है, तो मैंने सिंपल ये क्वेश्चन बनाया, उसके बाद इसको थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके फाइनल यहाँ से आंसर निकाल दिया। तो क्या ये क्वेश्चन इस 4 ऑप्शन में कहीं है? अगर है तो उसको टिक करिए और आगे बढ़िए। तो ऑप्शन सी यार यहाँ पे जो है ये सही ऑप्शन है, और इसको टिक करो और बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्वेश्चन नंबर 20 रीड करो, क्या कह रहा है। लुक एट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिलो। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। विच ऑफ दीज कैन सेड अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स। अब यहाँ गौर देने वाली बात है कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोग को इस पूरे चैप्टर में 2 ही चीज़ के ऊपर बात करनी है, पहला उसके जीरोस के ऊपर, या फिर उसके फैक्टराइजेशन, या फिर सिंपल मैं कह सकता हूँ कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, या फिर मैं बात करूंगा नेचर ऑफ द रूट्स। तो भाई यहाँ पे नेचर क्या होता है यार, नेचर तो पहली बार मैं नाम ही सुन रहा हूँ। देखो यार मैं तुम लोग को एक चीज़ बहुत क्लियर बता रहा हूँ, ये अगर पूरा लेक्चर तुम लोग देख लिए तो फिर अगर तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो इससे पहले कि अब पढ़ रहे हो, दैट डजंट मैटर, तुम लोग पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जान जाओगे कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग को करना क्या है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले तो हम लोग एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म लिख लेते हैं, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c, हाँ इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, और मैं यहाँ पे बात करने वाला डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? b² माइनस 4ac। हम लोग बात कर चुके हैं इस चीज के बारे में पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, तो अगर पॉलिनोमियल वाला चैप्टर नहीं देखे तो जाओ जल्दी से देख के आओ, फिर यहाँ से कंटिन्यू करना। ठीक है, तो देखो यहाँ b² माइनस 4ac क्या भैया, यहाँ पे bac क्या है, मैंने ऑलरेडी ये चीज बता रखा है कि जो a है यहाँ पे a ये कोफिशिएंट है x² का, और ये जो b है ये कोफिशिएंट है x का, और ये जो c है ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो बेसिकली a b c ये कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे b² माइनस 4ac हम लोग फाइंड करते हैं, तो इसमें भी 3 केस बनता है। मैं बात करूंगा पहले केस की, जो कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो हमारे सामने कैसा नेचर बनता है इक्वेशन का। तो इस टाइप में, मतलब इस केस में हम लोगों को 2 रूट्स मिलते हैं। वी हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट से क्या मतलब है, यानी कि इसके जो रूट्स आएंगे वो या तो अल्फा होगा या तो बीटा होगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू कुछ और रहेगी, बीटा की वैल्यू कुछ और रहेगी। ठीक है, तो ये पहला केस था। दूसरा केस, या तो d अगर 0 के बराबर हो जाए, तब इस केस में कैसा नेचर रहेगा इस इक्वेशन का। d अगर 0 के बराबर है तो सिंपल हम लोगों के पास जो 2 रूट्स आएंगे वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो वी हैव 2 इक्वल रूट्स। समझ गए। अब तीसरा केस क्या होता है भैया, तीसरे केस में अगर d 0 से छोटा हो गया तो इस केस में जो नेचर बनता है वो होता है 2 इमेजिनरी रूट्स, या फिर मैं बात करूं सिंपल कह दो इमेजिनरी रूट्स या फिर कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, अब यहाँ पे इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स से क्या मतलब है। इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स का मतलब कि ये जो रूट होंगे वो रियल नहीं होंगे। रियल यानी कि रियल में हम लोग क्या क्या पढ़ लेते हैं, अगर मैं बात करूं रियल की, तो रियल में हम लोग पढ़ लेंगे रेशनल, इरेशनल, फिर उसके बाद होल नंबर, काउंटेबल नंबर। जितने भी हम लोगों के काउंटेबल नंबर या फिर रेशनल, इरेशनल, ये सब रियल नंबर के अंडर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर क्या हो गया, जो इसके अंडर ना आता हो, यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि रूट में कोई माइनस वैल्यू लेके बैठा हो। ठीक है, निगेटिव में कोई नंबर रूट में लेके बैठा हो, तो इसको हम लोग कह देते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो d की जो वैल्यू अगर 0 से कम आती है तो यहाँ पे इस केस में हम लोगों को इमेजिनरी रूट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 3 केस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और इस चीज को अपने कॉपी में अब भी तुरंत नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसके वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद समझना।
अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बताना है, ये जो रूट दे रखा है, अब चलो इस चीज को समझो। यहाँ पे रूट क्या दिया है, सॉरी इक्वेशन क्या दिया है, -y² प्लस 8y माइनस 18। मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं यहाँ से माइनस हटाऊंगा, और माइनस हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ -1 इन बोथ साइड। ठीक है, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मैं -1 का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो यहाँ से मेरे को y² माइनस 8y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन में बताओ भैया कि a क्या है और b क्या है और c क्या है। a मैंने क्या कहा था, a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, बट यहाँ पे x की जगह जो मेरा वेरिएबल है वो है y², तो यहाँ पे a जो है वो 1 होगा, बिकॉज y² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, वैसे ही b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8। ठीक है, b की वैल्यू हो जाएगी -8 और c की वैल्यू हो जाएगी 18। ठीक है, अब इतना देखो, थोड़ी ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि मैंने आर्बिट्री कांस्टेंट तो फाइंड कर लिए, बट मेरे को डिस्क्रिमिनेंट भी तो फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac का, और यहाँ पे b क्या है, -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 18। अब इसको जरा सा सॉल्व कर लो तो क्या मिल जाएगा, 8 8 64। ठीक है, -4 इंटू 1 इंटू 18 क्या हो जाएगा, -72 -72। 18 4 से कितना होता है, सॉल्व कर लो, देख लो, इसको चेक कर लो, 72 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है, -72। अब 64 में से 72 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 64 में से अगर तुम 72 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -8। डी की वैल्यू -8 आ रही है, तो क्या भैया डी हमारा कौन से केस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, डी -8 है, और क्या -8, यहाँ पे मैं बात करूँ, क्या -8 हमारा 0 से बड़ा है, नहीं। क्या -8 हमारा 0 के बराबर है, नहीं। क्या -8 हमारा 0 से छोटा है, हाँ भैया ये तो छोटा है। तो थर्ड केस हमारा क्या कह रहा है, इमेजिनरी रूट्स। समझ गए, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो ऊपर इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन में हम लोगों को मिल रहा है नो रियल रूट्स, यानी कि मैंने क्या कहा, इमेजिनरी रूट्स का मतलब होता है नो रियल रूट्स। ठीक है, एक साइड में वहां पे लिख लेना मेंशन करके इमेजिनरी रूट्स का। अगर देखो रियल रूट नहीं मिल रहा है तो क्या हो कहेगा, हम लोग कहेंगे ना नो रियल रूट्स, तो ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है, ऑप्शन सी हम लोगों का सही है, नो रियल रूट्स। तो आई होप यार तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ, और ये जो पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन है, इस पीडीएफ को वो भी फुल प्रूफ सॉल्यूशन के साथ चाहते हो तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पे तुम लोगों को ये पीडीएफ विद प्रॉपर सॉल्यूशन वहां मिल जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इसको रीड करो। वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और कह रहा है कि इसका एक रूट वो है -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझना तुम लोग, बहुत गौर देने वाली बात यह है कि इसने दूसरा रूट नहीं पूछा है, इसने डायरेक्ट वैल्यू पूछ लिया है a की। अब कुछ लड़के जो बहुत ज्यादा होनहार होते हैं वो क्या करने लगते हैं, जल्दी जल्दी पेन और कॉपी खींचने लगते हैं और दूसरा रूट फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद a की वैल्यू निकालते हैं। बट हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं, जब हम लोग को नहीं पूछा है तो हम लोग नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सीधे यहाँ पे -2 की वैल्यू दिया है, और हम लोग एक चीज जान चुके हैं कि जीरोज, जो भी जीरोज या फिर रूट्स कह सकते हो, वो हमेशा अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई का मतलब बहुत तेज हो रहा है। सेटिस्फाई का मतलब वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, इधर देखो। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, तो और ये अगर 0 के इक्वल है, तो मैं अगर -2 की वैल्यू x की जगह पुट कर दूं तो मेरे को 0 मिल जाएगा, वैल्यू जो हो जाएगी वो फाइनल 0 की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है इसको मैं नोट डाउन करता हूँ। ये इक्वेशन दे रखा है, इसको यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, ax² प्लस 4x प्लस a इज इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया है मैंने इसको कर लिया है नोट। अब मैं इसको, इसमें जो x की वैल्यू है उसका, इसको समझ लो ये अल्फा है। ठीक है, ये हम लोग का एक 0 है और एक जो दूसरा 0 होता वो होता बीटा, बट मेरे को यहाँ पे काम अल्फा से ही हो जा रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं x की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इन इक्वेशन 1।
वी गेट, हम लोग को मिल जाएगा a इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस टू प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाता है, तो 4a माइनस 4 टू ज़ा 8 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5a इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो फाइनल जो a की वैल्यू मेरी निकल आएगी वो क्या होगी, a इज इक्वल टू 8/5। समझ गए, यहाँ से जो a की वैल्यू निकल गई है वो है 8/5, और हम लोगों को फाइंड क्या करना था, a की वैल्यू, तो भैया a की वैल्यू तो आ गई। हाँ समझ गए, कितना इजी क्वेश्चन था यार ये चीज़। ठीक है, और हाँ ये ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं कि भैया कॉम्पिटेंसी में यार इतने इजी क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन इजी होते हैं, बट समझना हम लोगों को क्या है क्वेश्चन का अप्रोच। ठीक है, तो ये जो लेटेस्ट CBSE कॉम्पिटेंसी लॉन्च की है और जो क्वेश्चंस हम लोग डिज़ाइन किए हैं वही हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दे रखा है, सब्सटीट्यूट द x विद -2 एंड वी गेट a इज इक्वल टू 8/5। समझ गए, कितना इजी क्वेश्चन था। अप्रोच समझ लोगे तो सब कुछ आसान लगेगा, सब कुछ आसान लगेगा भैया। पर ये क्वेश्चन नंबर 22 क्या आ गया यार, इतना डरावना है यार। देखो क्वेश्चन नंबर 22 भी एकदम हलवा है, बस समझना है तुम लोगों को इस पूरे डायग्राम को, ये जो सामने दे रखा है और इसको समझने के लिए तुम लोगों को रीड करना पड़ेगा क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर बिलो 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैव सेंटर 0, देयर रेडियाई या फिर रेडियस, ठीक है, r एंड r + 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी एंड सी डी। यहाँ पे एक कॉर्ड दे रखा है, ठीक है, ये चीज़ देखो, ये ए से बी और सी से डी, हम लोगों को ये चीज़ फाइंड करना है। और क्वेश्चन में ये चीज़ बहुत स्पेशल मेंशन है कि यहाँ पे जो रेडियस की वैल्यू है वो है r सेंटीमीटर। छोटे वाले सर्किल का रेडियस r सेंटीमीटर है, बड़े वाले सर्किल का रेडियस r + 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोगों को कॉर्ड ए और बी की वैल्यू बतानी है, लेंथ बतानी है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है, जैसे कि ए से बी की जो लेंथ है उसमें दे रखी है आर के रिस्पेक्ट में, आर के टर्म में वो है 2r - 18। अब हम लोग सर्किल में एक प्रॉपर्टी पढ़ रखे हैं, ठीक है, सर्किल की प्रॉपर्टी याद करो या फिर ये तुम लोग पढ़ोगे, बट कॉम्पिटेंसी में क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि वो पूरे एक दूसरे चैप्टर से कोरिलेट रहते हैं। तो अगर तुम लोगों ने सर्किल पढ़ लिया है या फिर हम लोग अभी पढ़ेंगे तो ये चीज़ समझ लेंगे कि सर्किल की एक प्रॉपर्टी होती है। जब मैं यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ, सर्किल भैया अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ है, चलो इतने पे देख लो। लाइक ये हमारा सेंटर है और ये कॉर्ड है, ठीक है, ये कोई कॉर्ड ड्रॉ मैं कर रखा हूँ, और सेंटर से अगर रेडियस कॉर्ड पे पड़ रही है और परपेंडिकुलर एंगल बना रही है, तो ये मान लो ए बी है और ये ओ मान लो, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जाएगी, यानी कि AO इज इक्वल टू OB हो जाएगा। समझ रहे हो, ये प्रॉपर्टी होती है सर्किल के। तो बेसिकली हम लोग भी यहाँ पे क्या सॉल्व करने वाले, प्रॉपर्टी के ही अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाला कि O से ये जो लाइन जा रही है नीचे, यहाँ पे ये क्या कर रही है, परपेंडिकुलर यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे सिंबल भी परपेंडिकुलर का है, तो हम लोग सीधे क्या कह देंगे कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, यानी कि AP इज इक्वल टू PB है। समझ गए, यहाँ पे देखो भाई, ये चीज़ समझो, यहाँ पे जो पॉइंट है ये P पॉइंट है, तो AP और PB इक्वल हो जाएगा। थोड़ी सी अपने फ़ोन को, अगर फ़ोन में देख रहे हो तो फ़ोन को नीचे घुमा के देखो, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर AB और PB इक्वल है तो मैं क्या करूँगा, ये वाली लेंथ कैसे निकालूंगा, तो AP की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2, और ये जो पूरा लेंथ दे रखा है 2r - 18 इंटू 2r - 18। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को AP की लेंथ मिल जाएगी जो कि रहेगी मेरी r - 9। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अभी भी कुछ लड़कों को नहीं समझ में आया होगा कि AP की वैल्यू मैंने r - 9 कैसे रख दी। तो देखो यार, सिंपल बात है कि अगर मेरे सामने दो चीज़ दे रखा है x और x, ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो वैसा ही समझ लो कि ये x है और ये भी x है, और मेरे को इसकी वैल्यू बतानी है AP की। मेरे पास टोटल कितना दे रखा है, 2x दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, इसका आधा कर दूंगा, आधा करने के बाद मेरे को x ही तो मिलेगा, ये वैल्यू मिल जाएगी ना। तो वैसे सिंपल मैंने क्या किया, मेरे पास 2r - 18 दे रखा था और मेरे को AP की वैल्यू बतानी थी, और यहाँ पे AP और PB दोनों इक्वल हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ,
इसको 2r माइनस 18 का आधा कर दूंगा और आधा करने के बाद मेरे को AP की वैल्यू क्या मिल जाएगी, r माइनस 9। अब ये चीज़ तो कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का, सॉरी ये चीज़ तो बेसिक था। कंसेप्ट अब इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या लगाना है। अब भाई एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पे कि ये A से P, P से O, O से A, ये क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो 90 डिग्री है। अब मैं इसको थोड़ी सी यहाँ पे रीड्रॉ कर लेता हूँ कुछ ऐसा, ये नहीं 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 इसको सीधा ड्रॉ करते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया है, A P और ये O, ठीक है, A P O। अब मेरे पास ये लेंथ पता है, मेरे को ये लेंथ भी पता है और मेरे को ये लेंथ भी पता है। ये लेंथ कितनी है, r है, ये लेंथ कितनी है, r माइनस 8 है, और ये लेंथ अभी मैंने फाइंड किया है, ये है r माइनस 9। तो क्या मैं यहाँ से r की वैल्यू निकाल लूंगा? ऑब्वियसली मैं निकाल लूंगा। किस चीज़ का यूज़ करके? तुम लोग याद करो यार, हम लोग बचपन में पढ़ रखे थे पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस, उसके नीचे वाली जो होती है वो होती है बेस, और उसके सामने वाली परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो रहेगा मेरा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले के बेस पे मैं फाइंड कर लूँगा अपने आर को, और जहाँ मेरे को आर मिल गया वहाँ पे मैं सबकी लेंथ बहुत ही ईजिली फाइंड कर लूँगा। चलो देखो यहाँ पे मैं इसको नीचे सॉल्व करता हूँ। तो मेरे सामने ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है, वही सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे उतार दिया है। तो मैंने क्या पता कर लिया था, AP की लेंथ जो की थी r माइनस 9, ठीक है। वैसे ही OP की लेंथ कितनी है, r माइनस 8, और AO की लेंथ है r। यहाँ पे मैं फिर से एक छोटा सा ट्राइंगल बना देता हूँ ताकि तुम लोग ये चीज़ समझे रहो। ये देखो, ये मेरा क्या है, A P O। मैं ये वाला ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये जो यहाँ पे A P और O दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो, ये मेरा है हाइपोटेनस, ये मेरा है बेस, और ये मेरा है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, AO की लेंथ क्या है, R, यानी कि R स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मेरा क्या है, PO यानी कि OP, तो R माइनस 8 का स्क्वायर प्लस R माइनस 9 का स्क्वायर, समझ गए। अब इसको थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे R स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू A माइनस बी का होल स्क्वायर। भैया ये वाला फॉर्मूला तो तुम लोग कब से पढ़ते हुए आ रहे हो, अभी भी याद नहीं हुआ? चलो मैं बता देता हूँ। A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2AB, समझ गए, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, सॉरी। तो देखो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले पे मैं अगर इसको फाइंड करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, R स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 माइनस 2AB, यानी कि 2 इंटू 8 इंटू आर, 8 टू जा 16 इंटू आर, ठीक है। ये तो मेरा हुआ ये वाला टर्म, बट मेरे को अभी r माइनस 9 के लिए भी निकालना है। तो r माइनस 9 पे भी सिंपल फॉर्मूला यही लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a स्क्वायर क्या है, r स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर क्या है 9, तो 9 9 जा 81 प्लस 81 प्लस नहीं होगा माइनस होगा, माइनस 2ab ना, तो माइनस 2 इंटू 9 इंटू आर क्या हो जाएगा, 9 टू जा 18 18r। अब इसको थोड़ी सी और सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ देखो आर स्क्वायर, ये चीज़ देखो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही 16r माइनस 18r क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये चीज़, ये जो माइनस 16 है माइनस 18 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 8 6 14 2 2 4 सॉरी 1 1 2 1 3 34r, ठीक है। और वैसे ही 64 प्लस 81 कितना हो जाएगा, प्लस 81 कितना हो जाएगा 4 1 5 और 8 6 14, ठीक है 145। अब यहाँ पे जो मेरे को इक्वेशन मिल रही है वो क्या है, आर स्क्वायर
इज इक्वल टू 2r² माइनस 34r प्लस 145। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस r को इधर भेज देता हूँ, ये जो r है इसको मैं इधर भेज दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 2r माइनस r हो जाएगा ना, तो r² माइनस 34r प्लस 145 इज इक्वल टू 0। अब भाई यहाँ से r की वैल्यू कैसे निकलेगी ये चीज़ समझो। मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो क्या होता है, समझ गए। तो मैं अगर यूज़ करूँगा क्वाड्रेटिक फार्मूला तो उसके लिए मेरे को फाइंड करना है a b और c की वैल्यू। तो यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है -34 एंड c क्या है 145। भैया a b c कहाँ से आ गया, देखो मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो a होता है वो अपने x² का कोफिशिएंट होता है, यानी कि r² का कोफिशिएंट है, b क्या है मेरे r का कोफिशिएंट है, और c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले पे पुट कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरा होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे देखो फार्मूले पे पुट कर दो, मेरे को क्या वैल्यू मिल जाएगी, -b यानी कि -34, तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा सीधे, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। b क्या है मेरा -34 है, तो -34 इंटू -34, बताओ इसका स्क्वायर कितना होता है, 34 का स्क्वायर फाइंड करो, जल्दी 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 अपनी कॉपी में फाइंड करो। 34 इंटू 34, वैल्यू जो निकल के आएगी वो कुछ रहेगी 1156, ठीक है, -4ac। यहाँ पे 4ac, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 145, यानी कि 4 इंटू 145 अपॉन 2a, और a की वैल्यू तो 1 है तो यहाँ पे सिंपल 2 मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 34 प्लस माइनस √1156 माइनस 145 इंटू 4 करो, क्या होगा 145 इंटू 4 करेंगे तो हम लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ रहेगी 4 5 20, तो 580, ठीक है, अपॉन 2। अब यहाँ मैं थोड़ी सी सेपरेट कर लेता हूँ इस चीज़ को, तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी 34 प्लस माइनस √1156 में से 1156 में से अगर मैं माइनस कर रहा हूँ 580, तो मेरे को क्या मिल जाएगा वैल्यू, जल्दी से माइनस करो कॉपी में और बताओ क्या वैल्यू आएगी। जो वैल्यू आएगी वो रहेगी 576 अपॉन 2। अब भाई ये √576 किसका स्क्वायर होता है, तुम लोगों को पता है, √576 किसका स्क्वायर होता है बताओ, अगर इसको तुम लोग फैक्टराइज कर लोगे ये 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 34 प्लस माइनस 24 अपॉन 2 करने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। 34 में से मेरे पास जो एक r की वैल्यू आएगी वो रहेगी 34 प्लस 24/2, और जो दूसरा r रहेगा मेरा वो रहेगा, मतलब दो वैल्यू आएगी ना r की, सिंपल यहाँ पे, तो दूसरी r की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 34 माइनस 24/2, ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे को एक r की वैल्यू आ रही है 34 प्लस 24 कितना हो जाएगा 8 5/2, वहीं से जो दूसरी r की वैल्यू आ जाएगी वो क्या रहेगी मेरी 10/2। तो r की वैल्यू एक जगह से मेरे को आ रही है, इस चीज़ को कहाँ देखा जाए, चलिए यहाँ देख लेते हैं। एक r की वैल्यू आ जा रही मेरी 2 2 ज़ा 4 एंड 2 9 ज़ा 18, और एक r की वैल्यू आ जा रही है मेरे पास 5। तो अब इसमें से हम लोगों को बताना है कि कौन सी r की वैल्यू सही है, 29 या फिर 5, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे कि भाई इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है, समझो इस चीज़ को। देखो यहाँ पे ना अगर ए बी की दो वैल्यू आ रही है, हम लोगों के पास क्या क्या आ गई है, एक तो 29 आ रही है, सॉरी एक तो 29 आ रही है और एक 5 आ रही है, तो मैं कैसे पता करूंगा कि कौन सी आर की वैल्यू सही है, 29 वाली सही है कि 5 वाली सही है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे देखो ए बी की वैल्यू क्या थी हम लोगों के पास, जो कॉर्ड ए बी है जिसके थ्रू हम लोगों ने इक्वेशन बनाया था, ए से बी की वैल्यू क्या है 2r माइनस 18, ठीक है। तो यहाँ पे जरा सा मैं पुट कर लेता हूँ, ए बी इज इक्वल टू 2r माइनस 18, ठीक है। और r की वैल्यू
एक बार पुट करेंगे, फर्स्ट पुट 5, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में 2r माइनस 18 में 5 पुट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 5 माइनस 18, तो 10 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू -8। अब भाई एक बात बताओ मेरे को, किसी सर्किल का रेडियस निगेटिव में जा सकता है क्या? नहीं। थोड़ी तो कॉमन सेंस लगाओ, किसी सर्किल का रेडियस निगेटिव में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो 5 आ रही रेडियस की वैल्यू वो गलत है, और मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन है ए बी का, यानी कि सॉरी वो आर का जो दूसरा ऑप्शन है वो है मेरे पास 29, ठीक है। तो 29 इसी तरीके से सही हो जाएगा और हम लोग 29 को ही लेके चलेंगे आगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरा जो ए बी है, कॉर्ड ए बी, इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, 2 इंटू 29 माइनस 18। तो 2 इंटू 29 क्या हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, एक 5 माइनस 18। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 40, ठीक है। तो देखो भाई, कॉर्ड ए बी की जो वैल्यू है वो तो है 40, बट यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ और बतानी थी क्वेश्चन में, वो थी सी और डी की लेंथ। समझ रहे हो, सी और डी की लेंथ कैसे निकलेगी, वो लेंथ निकलेगी यहाँ इसके थ्रू। अगर मेरे को आर की वैल्यू पता है और यहाँ से आर की वैल्यू पता है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो ट्राइंगल है मेरा, ट्राइंगल ओ सी क्यू, बार बार रिपीट करो, ट्राइंगल ओ सी क्यू को जरा सा ध्यान से देखो, क्या ये राइट एंगल है? और यहां से अगर मेरे को सी और ओ की लेंथ पता चल जाए और ओ क्यू की लेंथ पता चल जाए, तो क्या मैं सी क्यू की लेंथ पता कर लूंगा? ऑब्वियसली भैया पता कर लूंगा बड़े आराम से। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। और यहाँ पे आर की वैल्यू तो पता चल गई है, आर की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 29, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आर पुट कर रहा हूं तो आर प्लस 6 यानी कि 29 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 35। वैसे ही ओ और क्यू की क्या वैल्यू हो जाएगी, आर माइनस 1 यानी कि 29 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 28। तो अगर मेरे पास ये समझ लो 90 डिग्री है, तो ये क्या है मेरा, हाइपोटेनस है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि सी का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, सोचो सोचो किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर ना, परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस हम लोगों को निकालना है सी क्यू, तो सी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू यहाँ पे क्या है, 28 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 35 का स्क्वायर क्या होगा, फाइंड करो जल्दी से कॉपी में निकालो, 35 का स्क्वायर क्या होता है। अगर फाइंड कर लिए तो तुम लोगों को मिल गया होगा कि 35 का स्क्वायर 1225 होता है। वैसे ही सी क्यू तो हम लोग को फाइंड करना है, प्लस 28 का स्क्वायर फाइंड कर लोगे तो तुम लोगों को मिलेगा 784। तो यहाँ पे सी क्यू का स्क्वायर होगा यार। तो मैं बता दूंगा यहाँ से सी क्यू की जो वैल्यू आ रही है, सी क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो 1225 में से 784 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 1225 में से अगर तुम लोग 784 माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो रहेगी 441। अब यहाँ पे 441 को मैं कैसे फाइंड करने वाला हूँ, सी क्यू की वैल्यू, सी क्यू अगर यहाँ से स्क्वायर हट रहा है तो यहाँ पे रूट लग रहा है 441 पे, ठीक है। अगर तुम लोग एलएचएस से स्क्वायर हटा रहे हो तो तुमको आरएचएस में रूट लगाना पड़ेगा। तो सी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या 441 भैया, क्या 441 किसी का स्क्वायर रूट है? हाँ है, किसका है, 21 का। अगर तुम लोग स्क्वायर रूट पढ़े हो तो तुम लोग को पता होगा कि 441 21 का स्क्वायर होता है। तो यहां से अगर मेरे को सी क्यू की वैल्यू निकल रही है, सी क्यू की वैल्यू 21 आ रही है, तो क्या सी डी की वैल्यू हम लोग पता कर लेंगे। सी डी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे सी डी की वैल्यू हो जाएगी 2CQ। कैसे हो जाएगी यार, हम लोग अभी तो जिसके ऊपर बात किए थे कि अगर कोई भी सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने सेंटर से अगर परपेंडिकुलर लाइन अपने कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करता है तो ये और ये लेंथ इक्वल हो जाती है। तो अगर सी क्यू की लेंथ मेरे पास मान लो x है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और ओवरऑल जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग x की वैल्यू मेरी क्या है, 21 है। तो 21 और मैं अगर CD की लेंथ बताऊं यानी कि जो पूरा फुल कॉर्ड की लेंथ बताऊं वो क्या हो जाएगा, 21 इंटू 2। तो 21 इंटू 2 इंटू 21 जो कि आ जाएगी वैल्यू 42। CD की वैल्यू 42 आ गई।
तो मैं देखो यहाँ पे फाइनल एक आंसर लिख दे रहा हूँ तुम लोगों के सामने कि जो लेंथ, ओके मैं तो भूल गया यार लेंथ क्या थी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखो ए बी की लेंथ 40 आ गई, वैसे ही सी डी की लेंथ क्या आ गई मेरे पास 42 आ गई। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को फाइंड करना था। कितना इजी क्वेश्चन था यार, बस थोड़ी लेंथी था और कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। बात तो सही है। तो देखो यार ऐसे क्वेश्चंस पे कैलकुलेशन मिस्टेक होना मतलब हो सकती है आप लोगों से, तो प्लीज़ इस चीज़ को जो मैं समझाया हूँ इसको एक बार ज़रूर अपने कॉपी पे खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, अदरवाइज ये आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा, वीडियो पॉज करके आप लोग सोल्यूशन यहाँ से चेक कर लेना। अब यहाँ पे देखो सोल्यूशन ऑलरेडी इसका मेंशन मैंने कर रखा है इस पूरे लेक्चर में। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, आर की वैल्यू 2 निकली थी 5 और 29, बट यहाँ पे मैं 5 को क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर मैं 2r - 18 में पुट कर रहा था इसमें तो मेरे को वैल्यू निगेटिव में मिल रही थी, बिकॉज इट्स वैल्यू इज निगेटिव। तो मैं किसको कंसीडर करूंगा 29 को, और 29 को कंसीडर करने के बाद मेरे को जो फाइनल लेंथ मिल गई है सी डी की वो है 42, और वहीं पे जो मेरे को दूसरी लेंथ मिल गई है वो है 30 सॉरी ए बी, ओके इसमें ए बी की लेंथ ये रही 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को यही ए बी की लेंथ 40 सेंटीमीटर और सी डी की लेंथ 42 सेंटीमीटर फाइंड करनी थी, जो कि आप लोगों के सामने ये पड़ी हुई है। तो देखो यार क्वेश्चन लेंदी है, कैलकुलेटिव है, समझना आप लोगों को। मैंने इसको जितना हो सके उतना इजी एक्सप्लेनेशन करके समझाया था, वो भी पूरी सर्कल की प्रॉपर्टी यहाँ पे बता के। ठीक है, तो चलो यार हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। भाई ये देखने पे तो कुछ सिमिलर सा लग रहा है अभी जो क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस में किए हैं। हाँ सिमिलर है, पर इसका अप्रोच अलग होगा उससे। ठीक है, अब कैसे अलग होगा वो चलो देखो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको रीड करो। अ सर्कुलर गार्डन हैव अ कंसेंट्रिक सर्कल। यहाँ पे एक सर्कुलर गार्डन है ये, ठीक है, इसके पास एक कंसेंट्रिक सर्कल है ये, और ये जो कंसेंट्रिक सर्कल है ये है फाउंटेन एरिया। ठीक है, यहाँ पे एक फाउंटेन है, दैट ऑफ a fountain area and that of the garden is 5 meter as shown in the below. The distance between the circumference of the fountain. Okay, यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो सर्कमफरेंस ऑफ फाउंटेन एरिया है यहाँ से और ये जो गार्डन की एरिया है सर्कमफरेंस वाली यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। ठीक है, अब तुम लोग ये मत समझ लेना कि मैं यहाँ सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 मीटर है। अगर ऐसा तुम लोग करते हो तो तुम लोग क्वेश्चन गलत कर दोगे। ठीक है, तो समझना क्या है इसमें कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। ओके, चलो अब देखो आगे क्वेश्चन रीड करते क्या है। द हाइट ऑफ द फाउंटेन ओपी इज 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द फाउंटेन एरिया। यहाँ पे मान लो अगर इसकी रेडियस कुछ भी है, इसकी रेडियस मान लो r है, ठीक है, तो ओपी की जो लेंथ होगी, ये जो ओपी है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 5r हो जाएगी, क्योंकि इसने साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द फाउंटेन एरिया। ठीक है, ओपी इज द 5 टाइम्स द, तो अगर ये रेडियस r है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, अगर r है तो ये 5r हो जाएगा ये। Find the radius of the fountain area if the shortest distance between the top of the fountain and the circumference of the garden is 17 meter. Top of the fountain area ये है top P, यहाँ से shortest distance circumference of the circular garden ये है। ठीक है, या फिर मान लो कहीं कोई भी एक पॉइंट है, बट shortest distance हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी है 17 मीटर। ओके, तो अब चलो समझते हैं कि हम लोग को फाइंड जो रेडियस करना है कैसे करेंगे। अब अगर ऐसा क्वेश्चन तुम लोग देखते हो तो पहले काम कर लिया करो, नेमिंग कर लिया करो। तो मैं इस पॉइंट को एक नाम दे लेता हूं ए, और इस पॉइंट को मैं एक नाम देता हूं बी, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी की जो लेंथ है, ए बी की लेंथ है 5 मीटर, और ओ ए की लेंथ मैंने लेट सपोज कर लिया है कि स्मॉल आर है, और यही हम लोग को फाइंड भी करना है। ठीक है, तो OB की लेंथ क्या हो जाएगी, OB की लेंथ हो जाएगी OA प्लस AB, यानी कि 5 प्लस R। ठीक है, OA की लेंथ R है, AB की लेंथ 5 है, तो मैं यहाँ पे सिंपल 5 प्लस R लिख देता हूँ OB। अब यहाँ पे OP की लेंथ क्या है, OP की लेंथ है हम लोगों की 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ सर्कुलर फाउंटेन। तो अगर ये लेंथ R है तो यहाँ से ये 5r हो जाएगा यहाँ तक।
ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दे रखा है कि ये 5 टाइम्स है ओपी, ठीक है, तो ओपी क्या हो जाएगा 5R। और ये चीज़ तो वेल मेंशन्ड है कि पीबी की जो लेंथ है वो है 17 मीटर। अब सिंपल मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को आर निकालने के लिए क्या ऐसा रूल अप्लाई करूं कि मेरे को स्मॉलेस्ट जो रेडियस है, मतलब कि फाउंटेन एरिया का जो रेडियस आर है ये पता चल जाए। तो मैं देखो अप्लाई करने वाला हूं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। किस ट्राइंगल पे? ट्राइंगल ओ पी बी पे, यानी कि ट्राइंगल ओ पी बी पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि बेस परपेंडिकुलर क्या है। हाइपोटेनस यहाँ पे मेरा क्या है? पीबी, और पीबी की लेंथ क्या है? 17 सेंटीमीटर। और वैसे ही बेस क्या है मेरा? ओबी। ओबी की लेंथ, बेस क्या है मेरा? ओबी की लेंथ है 5 + r। वैसे ही परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो है मेरी ओपी, और ओपी की लेंथ है 5r। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 5r का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस यहाँ पे क्या है? 5 + r यानी कि 5 + r का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, मैं अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ, ये जो सामने मेरे पास इक्वेशन है, तो मैं पता कर लूंगा कि मेरी r की जो वैल्यू है वो कितनी है, और यही हम लोगों को फाइनल आंसर भी बताना है। ठीक है, r की वैल्यू निकाल के। अब इस चीज़ को जरा सा मैं नीचे नोट डाउन कर लेता हूँ। क्या है? 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 5r। यहाँ पे देखो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5r का स्क्वायर प्लस 5 + r का स्क्वायर। यही क्वेश्चन है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो 17 का स्क्वायर जल्दी कैलकुलेट करो, कितना आएगा 17 का स्क्वायर? 17 × 17 करोगे तो क्या आएगा? 289 आएगा। 289 इज इक्वल टू 5r स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25r स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो भाई ये चीज़, ये क्या है? ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है a + b का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग सॉल्व करते थे a² + b² + 2ab वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, तो मैं सिंपल अगर a + b का होल स्क्वायर भी यहाँ पे लिख दूँ साइड में, तो क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab। इस फॉर्मूले पे मैं इसको फाइंड कर लूँगा। तो यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 + r² + 2 5 = 10 × 10r²। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ? 28 को इधर साइड भेज देता हूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 25r² + r² + 10r + 25 - 289। एज आई टोल्ड कि मैंने 289 को इसके RHS में सेंड कर दिया था, बट मैंने थोड़ी इक्वेशन में हेर फेर कर दिया है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा। अब 25 + r² कितना हो जाएगा? 26r² प्लस 10r। अब 289 में से अगर मैं बात करूं, 289 में से अगर मैंने माइनस कर दिया 25 को, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? -264। ठीक है, ये सब चीज़ें यार सॉल्व कर लेना अपने कॉपी में, अदरवाइज एग्जाम टाइम में बहुत प्रॉब्लम होगी। बिकॉज लड़के साल भर कॉपी पे पेन चलाते नहीं है, फिर उसके बाद उन लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो फेस करना पड़ता है एग्जाम टाइम में। तो हम लोग अगर यहाँ पे वीडियो लेक्चर में मैं अगर एक एक लाइन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा रहा हूँ, तो ये चीज़ आपकी कॉपी में भी ज़रूर मेंशन रहना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखो 26, 10 और 264, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? हाँ, 2 निकल रहा है, तो मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ। 2 को अगर मैं साइड में निकाल लेता हूँ कॉमन, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 2 1 जा 2 3 जा 13r² + 5r - 2132 - 132। अब यहाँ पे मेरे को ये क्वेश्चन तो मिल गया 13r² + 5r - 132। अब क्या करे भाई, ये तो मिल गया। अब r की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये कुछ हम लोगों के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, ये जो इक्वेशन है ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है ax² + bx + c, ऐसा दिख रहा है। हाँ, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं यूज करने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में
मेरे को क्या क्या चीज़ की नीड रहेगी, ए की, ए क्या है आर स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 13, वैसे ही बी की, बी क्या है, बी है आर का कोफिशिएंट जो कि है, सॉरी ए 13 है ना, तो ये आर स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वैसे ही बी क्या है आर का कोफिशिएंट यानी कि 5, और सी यहाँ पे मेरा कांस्टेंट टर्म है जो कि -132, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल फॉर्मूले पे रख दूं जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। यार बार बार एक फॉर्मूला लिख लिख के याद हो गया होगा तुम लोगों को, क्यों? चलो यहाँ देखो, अब यहाँ -b यानी कि -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यहाँ पे b क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 -4 इंटू 13 इंटू -132। अब समझे, अब यहाँ पे देखो अपॉन क्या है 2a है यानी कि 2 इंटू 13 और 13 2 जा 26, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस, इसको जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी कॉपी में जल्दी सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करके देखो क्या वैल्यू आ रही है। 13 इंटू 132, 13 इंटू 132 इंटू 4, ओके होल्ड, 13 इंटू, मैं 13 को 132 से मल्टीप्लाई किया इंटू 4, तो देखो मेरे पास जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है प्लस 6864 अपॉन 26, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू निकल के आ जा रहा है। अगर मैं 13 इंटू 132 इंटू 4 कर रहा हूं तो, और यहाँ पे चूंकि माइनस और माइनस दे रखा है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 6864 जो वैल्यू आई है इसमें 25 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 6889 अपॉन 26, और यहाँ से -5 प्लस माइनस 6889 किसका स्क्वायर रूट है, यानी कि कैसे फाइंड करोगे तुम लोग इस चीज़ को 6889। अब देखो कैसे फाइंड करते हैं इस चीज़ को मैं थोड़ी सी समझा देता हूँ, तुम लोग कर खुद लेना ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे मैं रफ बता दे रहा हूँ। अगर 6889 का तुम लोगों को ये बताना है कि ये किस चीज़ का स्क्वायर है, तो सिंपली तुम लोग बस इसका एलसीएम फाइंड कर लो, ठीक है। और एलसीएम में जैसे मान लो 3 से कर दिए, जो भी वैल्यू आई, फिर जो वैल्यू आई और उसका पेयर बना लेना, तो जितना पेयर बनता है उतना काउंट कर लेना, और वही हम लोगों का मल्टीप्लाई कर लेना काउंट करने के बाद। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 6889 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 83, ठीक है, अपॉन 26। तो यहां से अगर मेरे को स्मॉल आर की वैल्यू बतानी है, स्मॉल आर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक आर की वैल्यू आ जाएगी -5 प्लस 83/26, और एक आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो रहेगी -5 माइनस 83/26। तो देखते दोनों में से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी अपने उस इक्वेशन को। अब वो कैसे पता करते थे, क्या देखो सॉल्व भी कर लेते तब पता कर लेंगे हम लोग। आर की वैल्यू आ जाएगी 83 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 83 माइनस 5 करो 78/26, ठीक है। और 76 डिवाइडेड बाय 26 अगर करते हो तो क्या आता है, सॉरी 78 है ना, 78 डिवाइडेड बाय 26 करोगे तो आ जाएगा 3। आर की वैल्यू यहाँ से 3 आ रही है, यहाँ से भी बता लेते हैं आर की वैल्यू क्या आएगी। आर की वैल्यू और कुछ माइनस में आ रही है, देखो 88/26 माइनस, तो क्या यार एक बात बताओ, रेडियस कभी माइनस में हो सकता है, नहीं ना। लॉजिक है ना कि यार अगर कोई लेंथ दे रखी है तो लेंथ तो निगेटिव में कैसे जाएगी, वो तो शुरुआत ही 0 से होगी, फिर 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा, बट क्या निगेटिव में वो चला जाएगा, नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ से जो निगेटिव वैल्यू आ रही है मैं इसको कंसीडर नहीं करने वाला, मैं कंसीडर किसको करूंगा r = 3 को। तो यहाँ से जो रेडियस की वैल्यू मेरी आ रही है, यानी कि जो मेरी OA की वैल्यू आ रही है ये है 3, मैंने स्मॉल r की वैल्यू निकाल लिया है 3, और यही हम लोगों का फाइनल आंसर भी है और यही हम लोगों को बताना भी था। तो हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बात बताओ, अगर मैंने रेडियस निकाल लिया है तो हाइट क्या आ जाएगा, हाइट इसका यानी कि OP की लेंथ क्या थी 5 इंटू
आर, और आर की जो वैल्यू है वो है 3, तो ओपी की वैल्यू आ जाएगी 5 × 3 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर। समझ गए? और ये जरूर लगा देना यार, मीटर है कि सेंटीमीटर है, ये चीज का नंबर कट सकता है अगर तुम लोग मिस करते हो उस चीज को, तो ये चीज ध्यान रखना। और आई होप यार जो ये क्वेश्चन था तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिकॉज मैंने इसको एक्सप्लेन किया है बहुत ही इजी अप्रोच के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और समझाया भी इसको बढ़िया से। चलो तो हम लोग यार पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है केस स्टडी का क्वेश्चन। अब केस स्टडी वाले क्वेश्चन में ना यार क्वेश्चन पे कम फोकस किया करो, इसके डायग्राम पे ज्यादा फोकस किया करो। डायग्राम ही आधे से ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है? ठीक है, समझ गया। तो देखो फिर भी हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन रीड करते एक बार देखते क्या क्वेश्चन कह रहा है। स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग। Bangalore City Corporate is building park in residential area across the city. Okay. बेंगलुरु में रेसिडेंशियल एरिया में एक सिटी पार्क खुलने वाला है या फिर सामने खुल चुका है। शोन बिलो इज अ सच पार्क। द रेक्टेंगुलर पार्क कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट लाइक वॉकिंग ट्रैक, स्केट्स, प्लेइंग एरियाज, ओपन जिम, पॉन्ड एक्सेट्रा। यानी कि यार पार्क के नाम पे एक पूरा छोटा शहर ही बसा दिया है यहाँ पे, समझ रहे हो? अब क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर ए इस केस स्टडी का क्या कह रहा है। गेट 3 हैज बीन प्लेस एग्जैक्टली अपोजिट द गेट 1। यहाँ पे जो गेट 3 है ये एग्जैक्टली अपोजिट में है गेट 1 के, यानी कि दोनों एकदम आमने सामने पे हैं, ठीक है? अब द डिस्टेंस बिटवीन गेट 3 एंड गेट 2 इज 1 मीटर मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन गेट 3 एंड यहाँ पे गेट 1 होगा, ठीक है? इस चीज को सही कर लेना, ये गेट 1 होगा। अब इसमें एक चीज समझने वाली बात ये क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन गेट 3 एंड गेट 2, गेट 3 कहाँ है? ये है गेट 3, और गेट 2 ये 1 मीटर ज़्यादा है अपने इस वाले डिस्टेंस से। मान लो अगर ये वाली डिस्टेंस मेरी x है तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ओके। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गेट 1 एंड गेट 2 इज 29 मीटर, यानी कि गेट 1 से गेट 2 की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है 29 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द पार्क, यानी कि हम लोगों को ये जो लेंथ है ये बताना है। अब इसको बताने के लिए तुम लोगों को कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसको कर देता हूँ इरेज। इसको मैं क्या ले रखा था, x ना। चलो अब इसको जरा सा मैं यहाँ पे रिक्रिएट कर ले रहा हूँ, छोटा सा डायग्राम। ये सही नहीं बना। अब देखो ये मेरा क्या है, इसको गेट 1 को मैं क्या ले रहा हूँ, लेट सपोज गेट 1 को a, गेट 3 को b, गेट 2 को c। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, a b c। अब a से b की जो डिस्टेंस हम लोगों ने लेट किया था वो क्या है, x। वैसे ही c से b क्या है हम लोगों का, x + 1 है। और x + 1 कैसे आया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गेट 2 और गेट 3 की जो डिस्टेंस है वो गेट 1 और गेट 3 के डिस्टेंस से 1 यूनिट बड़ी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 1 मीटर बड़ा कर दिया है। अब यहाँ से c से a का डिस्टेंस यानी कि गेट 1 से गेट 2 का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना बता रखा है, 29 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, 29 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कौन सा रूल अप्लाई करके, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें अगर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है तो सी ए क्या है मेरा, हाइपोटेनस। तो 29 का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 29 का स्क्वायर क्या होता है, बताओ 29 का स्क्वायर बताओ, कैलकुलेट करो उसको जल्दी से अपने कॉपी पे। 841 आएगा। 841 इज इक्वल टू x + 1 यानी कि a + b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x² + 1 प्लस 2x + x स्क्वायर। मैं इसको इधर भेज दे रहा हूँ 841 को, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, x² + x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर 841 में से 1 में से, या मैं इसको सीधे ऐसे लिख देता हूँ, 2x + 1 - 841। अब तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x - 840 इज इक्वल टू 0। क्या इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है इस पूरे नंबर में से? हाँ, 2 कॉमन निकल रहा है। तो 2 कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे देखो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख दूंगा, x² प्लस x माइनस 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 0 = 0 इज इक्वल टू इतना। अब भाई
यहाँ पे मेरे को एक इक्वेशन मिल गया है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 420। मेरे को इसको सॉल्व करना है। मेरे पास दो तरीके हैं, क्या, एक तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लूँ, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड। बट हम लोगों ने यार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, तो मैं तुम लोगों को इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या रहता है, मेरे को x को दो नंबर्स में स्प्लिट करना रहता है, यानी कि ऐसे दो फैक्टर्स 420 के ऐसे दो फैक्टर्स जो कि एग्जैक्टली फैक्टर किसके हो, 420 के ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे 420 का फैक्टर फाइंड कर लेते हैं हम लोग। बट उन दोनों का सम क्या हो जाए, x के बराबर रहे, उन दोनों नंबर्स का सम x के बराबर रहे। कैसे होगा वो देखते हैं। इसको फैक्टर करो, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 2 1 जा 2 0। इसको मैं सीधे 21 से ले जाता हूँ, 10 जा एंड 2 5 5 1। यहाँ पे मैं इसको क्या लिख लूँगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 21। अब यहाँ पे जरा सा देखो कि मेरे को ऐसा क्या नंबर मिल रहा है कि जिसका सम x के बराबर हो जाए। यानी कि मैं अगर देखो इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या मेरे को मिल जाएगा, 2 5 जा 10 2 जा 20। तो मेरे को दो नंबर क्या क्या मिल रहा है, एक तो 20 एक 21। अब क्या इन दोनों को ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे को x मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। कैसे मिलेगा वो भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर, ध्यान देना इस चीज को, प्लस 21x माइनस 20x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। भैया एक बात बताओ आप यहाँ पे कि आपने 21 को पॉजिटिव में रखा, 20 को माइनस में रखा, क्यों? आप 21 को निगेटिव में क्यों नहीं रख पाए, या फिर आप 20 को पॉजिटिव में क्यों नहीं रखें? तो देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर मान लो मैंने 21 को निगेटिव में रखा रहता तो यहाँ पे x प्लस जो रखा है ना, यहाँ पे फिर माइनस आ जाता। बट मेरे को इस चीज को माइनस ना रख के प्लस ही रखना था, तो मैंने बड़े वाले नंबर के साथ पॉजिटिव का साइन ऐड कर दिया, छोटे वाले नंबर के साथ नेगेटिव का साइन ऐड कर दिया, ताकि अब इन दोनों को सॉल्व करने पे मेरे को क्या मिल जाएगा, एग्जैक्टली x मिल जाएगा। समझ गए? अब देखो अब क्या करना है, मेरे को कॉमन नंबर फाइंड करना है। यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, इधर दो टर्म मेरे पास है, एक ये और एक ये, इन दोनों को कॉमन निकालना है मेरे को। यहां से कॉमन x निकलना है, तो मैं x को कॉमन निकाल लेता हूं यहां से, और फिर x प्लस 21 यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, 20, सीधे सीधे 20 निकल रहा है। तो यहां से x, अब देखो मैंने माइनस को भी कॉमन निकाला ना यहाँ पे साइड में, ये जो माइनस कॉमन निकाल रखा है, अगर ये माइनस कॉमन बाहर आ गया तो ये जो अंदर का माइनस है ये प्लस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो मेरे सामने x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो x प्लस 21 कॉमन लेने के बाद और एक x माइनस 20 कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ से x की दो वैल्यू क्या आ रही है, एक x की वैल्यू आ रही है माइनस 21 और एक x की वैल्यू आ रही है 20। तो मेरे सामने कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए मुझे? अब इसको ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि यार कोई भी लेंथ निगेटिव में कभी नहीं जाएगी, ऑलवेज पॉजिटिव में ही रहेगी। तो मैं माइनस 21 को कर देता हूँ डिनाय और 20 को मैं मूव करके यहाँ पे x की जगह रख देता हूँ। तो x की वैल्यू जो मेरी है वो है 20। यहाँ पे मेरे को सिंपल x की ही वैल्यू बतानी थी, ठीक है। तो गेट A से गेट 3 यानी कि जो इसकी विड्थ है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन रीड करो लास्ट में, फाइंड द विड्थ ऑफ द पार्क। विड्थ किसके बराबर है, x के बराबर, और ये जो x है ये किसके बराबर है, यहाँ पे 20 के बराबर है, ठीक है, 20 मीटर। ओके, समझ में आ गया? कितना इजी क्वेश्चन था ये, बस थोड़ी सी लॉजिक बिल्ड करना है तुम लोगों को ये डायग्राम देख के। चलो हम लोग यार बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है केस स्टडी, सेम केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 2। तो भाई केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। अब यार ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि यहां पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द केयर टेकर ऑफ द पार्क इज अटेम्प्टिंग टू प्लांट सैपलिंग्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ये सैपलिंग्स की खेती कर रहा है किस फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में। यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है ये सैपलिंग्स की खेती कर रखा है, ठीक है। दैट इज द नंबर ऑफ रोज ऑफ सैपलिंग इज सेम एज द नंबर ऑफ कॉलम्स। अब भाई एक बात बताओ, अगर स्क्वायर फॉर्म में है तो जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स भी होंगे ना। तो यहीं पे सिंपल कॉन्सेप्ट है इस चीज का। ऑन अरेंजिंग द सैपलिंग्स ही फाउंड दैट 24 सैपलिंग्स वर द स्टिल लेफ्ट विद हिम। अब इसके पास 24 सैपलिंग्स और बची है, बट इसको एडजस्ट करना है अपने इस खेत में, ठीक है। तो मैं अगर केस 1 को देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज देखो, पहले तो खेती कहाँ पे कर रहा है, ये जो एरिया है ये है इसका खेत,
सैपलिंग्स की। अब इस खेत में ये क्या नाम है, यहाँ पे ऐसे रो और कॉलम के अकॉर्डिंग इक्वल हैं। तो मैं अगर मान लो इसकी जो लेंथ है x, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो अगर मैं x लेता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बिकॉज ये स्क्वायर है। अब मेरे को एक बात बताओ, इस पूरे खेत का एरिया कितना होगा? तो हम लोग सिंपल फाइंड कर लेंगे ना, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। यहाँ पे साइड क्या है, x, यानी कि x इंटू एक्स। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, मेरे पास 24 और बच रहे हैं, बट मेरे को एडजस्ट करना है इस पूरे खेत में। तो मैं क्या करूंगा, 24 सैपलिंग्स को और ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 24। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अब इसको इक्वेशन 1 मार के मैं सेकेंड केस पढ़ना शुरू करता हूं। क्या है सेकेंड केस, व्हेन ही इंक्रीज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बाय 1। अब भाई ये चीज थोड़ी सी ध्यान देना, इसने क्या कर दिया, पहले तो मैंने यहाँ पे x लिया था, बट यहाँ पे मान लो यही उसका खेत मैं इधर बना दे रहा हूँ थोड़ी, ये ठीक है। सपोज इसका जो दूसरा केस है, खेत वही है, दूसरे केस में इसने 1 यूनिट अपने खेत का बढ़ा दिया, ठीक है। तो इधर से भी 1 यूनिट बढ़ जाएगा, जितने लेंथ उतनी ब्रेथ, ठीक है। अब ही फाउंड दैट ही वॉज द शॉर्टेज ऑफ 25 सेपलिंग्स। अब यार भाई कितना बेवकूफ़ किसान है, जब उसके पास खेत था, मतलब जब उस सैपलिंग्स से खेती कर रहा था, तो एक टाइम पे उसके पास 24 सैपलिंग्स बच जा रही थी, बट उसने 1 यूनिट लेंथ में भी बढ़ा दिया, ब्रेथ में भी बढ़ा दिया। तो क्या हो गया, 25 सैपलिंग्स की शॉर्टेज हो गई, यानी कि 25 सैपलिंग्स की कमी हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास इक्वेशन क्या बन रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, माइनस 25, और ये इक्वेशन 2 है। अब भाई एक बात बताओ, मेरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या नाम है, स्क्वायर के एरियाज हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वल दिखा के मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 24 दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 25। अब यार कई लड़के पूछ रहे होंगे भैया कैसे इक्वल हो गया। यार देखो, मैं अगर 1 यूनिट बढ़ा रहा हूँ दोनों तरफ से, हाँ, और इधर से 25 की कमी हो जा रही है, थोड़ी सी ध्यान देना, मैं इधर से 1 यूनिट इसकी लेंथ में बढ़ा दिया, बट मेरे पास सैपलिंग्स की 25 की कमी हो जा रही है। बट वही दूसरे केस में क्या था, मेरे पास 1 यूनिट कम था लेंथ में, बट मेरे पास 24 सैपलिंग्स बच जा रहे थे। तो यहाँ से जो 1 यूनिट इधर गया है, वहीं से 1 यूनिट ये इधर कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, सिंपल बराबर हो जाएगा ना ये दोनों जो एरियाज हैं। अब एरिया अगर बराबर है तो क्या मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, कैसे करूँगा वो भी देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें लगाओ क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x माइनस 25। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दूंगा। अब मेरे पास क्या बच जा रहा है, इधर 24 को मैं उधर भेज दे रहा हूँ, तो 2x माइनस 25 माइनस 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 2x माइनस 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाओ, 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 48/2, यानी कि x की वैल्यू जो मेरी आ रही है वो है 24, ठीक है। तो जो लेंथ है इस स्क्वायर की वो क्या आ गई मेरे पास 24। हम लोगों को क्या बताना था, फाइंड द नंबर ऑफ द सैपलिंग्स अवेलेबल विद हिम, ही फाउंड दैट इतना सैपलिंग्स, तो हम लोगों को बताना कि कितने सैपलिंग्स उसके पास बचे हैं। तो अगर मेरे पास x की वैल्यू 24 आ गई है तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ सैपलिंग्स उसके पास कितनी है। तो देखो यहाँ पे भाई मेरे पास x की वैल्यू क्या आई है 24, तो मैं यहाँ पे 24 को पुट कर देने वाला हूँ, 24 का स्क्वायर प्लस 24। अब यार यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन 1 में 24 पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो 24 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने के बाद क्या 576 आ रहा है, तो 576 प्लस 24, अब इसको जरा सा ऐड कर दो तो तुम लोगों को मिल जाएगा 576 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 600, ठीक है। तो उसके पास 600 सैपलिंग्स, जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा था,
फाइंड द नंबर ऑफ द सैपलिंग्स अवेलेबल विद हिम। तो उसके पास 600 सैपलिंग्स बचे हुए हैं, ठीक है, ये जो 600 यहाँ पे दे रखा है। तो देखो यार कितना इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी छोटा सा लॉजिक इस पे लगाना था, जो कि हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। और इसी के साथ यार हम लोगों ने कवर कर लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, वो भी फुल प्रूफ सोल्यूशन के साथ। आई होप कि यार तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने बोला कि ये चैप्टर को अगर एक बार इस वीडियो को देख लिए तो फिर इससे पहले तुम चैप्टर पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर है क्या। बट हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि हमें करने हैं टोटल 101 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कंप्लीट साथ मिलके। और इसीलिए अगली वीडियो में आने वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये तो चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं, बट पूरा एक पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, यानी सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, वो भी ऐरा गहरा नहीं। ऐसे सैंपल पेपर अपनी स्क्रीन पे देखो जो बेस्ड हैं सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पे। साइड में तुम्हें मिल जाते हैं चैप्टर बॉक्स, जहां पे टिक मार्क कर सकते हो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन तुमसे हो रहा है, कौन से चैप्टर का नहीं हो रहा है। ऐसे 18+ सैंपल पेपर्स मिलते हैं बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, और एक सैंपल पेपर के मिल जाएंगे तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस। और वो मैंने नहीं सॉल्व करवाए हैं, किसी और टीचर ने नहीं करवाए हैं, इंस्टेड वो वीडियो सॉल्यूशन बनाए हैं लास्ट ईयर के सीबीएसई टॉपर्स ने। ये सब कुछ तुम्हें कहां पर मिलेगा? एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर क्लास 10th विद द नेम 99% सैंपल पेपर्स, जहां 18+ सैंपल पेपर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, टॉपर शीट्स और 30+ रिवीजन शीट्स मिल जाती है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। कहां एक्सेस कर सकते हो? पढ़लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां मिल जाएगी ये बैच, या फिर वेबसाइट पढ़लक्ष्य.com पर भी ये बैच मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एक चीज याद रखना कि ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी तुम्हारी क्लास 10th के लिए इस साल। तो बस जाके बैच एक बार चेक जरूर करना एंड नोटिफिकेशन छेड़ देना कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हम इस चैनल पर साथ मिलके करने वाले हैं इस साल 10th स्वाहा। लव यू ऑल। नोटिफिकेशन छेड़ दो एंड जा पढ़ ले।